everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture, I am going to explain you chapter number 1, class 10th, history, the rise of nationalism in Europe. Means यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय. हम क्या कवर कर रहे हैं इन वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि रिवॉल्यूशन का जो टाइम था 1830 से लेकर 1848 तक. हमने पहले के वीडियो लेक्चर्स में क्या देखा कि कंजर्वेटिव आते हैं, दोबारा से अपने रिजाइम को एस्टेब्लिश करते हैं, वही पुराने वाला मोनार्की वाला सिस्टम वो लेकर आते हैं. फिर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की जाती हैं पीजेंट्स के द्वारा और मिडिल क्लास के द्वारा, जो कि एमर्ज होके आया था और अवेयर थे कि समाज के अंदर क्या बदलाव आने चाहिए. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या कवर करेंगे? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. Before proceed, I would like to request you to subscribe, like and share the channel and press the bell icon also so that you can get notifications for the new videos. अब हम आगे प्रोसीड करते हैं टॉपिक की तरफ. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. क्या देखा हमने कि समाज के अंदर क्या था? मेनली जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो ऊंचे तबके के लोग थे, संपन्न लोग थे, वो किसके ऊपर राज करते थे? जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी, उनके ऊपर राज करते थे वो. अब हार्डशिप, अगर हंगर है समाज के अंदर, वो उनको वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं जो कि बेसिक आवश्यकताएं कही जाती हैं, आधारभूत आवश्यकताएं कही जाती हैं, मीन्स खाने की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? हार्डशिप, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. और जब उन्हें मुश्किल आ रही है अपना सरवाइव करने में, जीवन जीने में, तो वो फाइनली किस चीज के ऊपर जाके एकजुट हो जाती हैं? रिवोल्ट के लिए, क्रांति के लिए उनको मजबूर करती हैं. तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही कवर करेंगे. देखिए क्या होता है, हम किस रिजाइम को कवर कर रहे हैं? 1830 से लेकर 1848 तक के रिजाइम को कवर कर रहे हैं, टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं. तो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी. फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी मीन्स 1750 तक, इस पहले के डिकेड में 18th सेंचुरी के पूरे ही यूरोप के अंदर, सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनके लिए क्या चाहिएगा? खाने पीने के लिए चीजें चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए उनके लिए, साथ के साथ उनको अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए क्या चाहिए? काम चाहिए, रोजगार चाहिए. तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से यूरोप की सोसाइटी के अंदर क्या सिचुएशन होती है? देखिए, सबसे पहली बात की अनएम्प्लॉयमेंट की. पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीजमेंट आता है पॉपुलेशन के अंदर फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ 18 के अंदर. लेकिन जो सोसाइटीज थी जिनके पास किसी भी कोई भी किंगडम लगा लो था, और वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग थे, चाहे असेंबलीज थी, चाहे मोनार्की था, कोई भी था, वो उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ थे. कई जगहों पर तो ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे. शहर में क्या होता था? थोड़े काम धंधे अलग होते हैं. गांव के अंदर कंट्री साइड एरिया में मेनली क्या होता था? खेती बाड़ी वाला सीन. अब बड़े जमींदार लोग थे. अब जो गांव के सीन थे, जो वहां पर जहां पर फ्यूडल सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, एरिस्टोक्रेसी थी, योग्य लोग थे, और वहां पीजेंट थे काम करने के लिए. अब उनको फ्यूडल सिस्टम के अंदर यातनाएं सहन करनी पड़ रही थी. कैसे सहन करनी पड़ रही थी? कि वो कर्जा लेते तो वो उसी चक्कर के अंदर दबते रहते, वो उसको उतार नहीं पाते, और जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो अपनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे थे. अब गांव से लोग कहाँ जाने लगे? शहर की तरफ. अब शहर में एकदम से क्या हो गया? माइग्रेशन की वजह से वो क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट उनको मिल नहीं रहा है. माइग्रेट करने की वजह से शहर में पॉपुलेशन एकदम से बढ़ रही है. अब वहां उनके ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने पीने की. तो वो जिस जगह पर जाकर वो रहने लगे, स्लम्स मीन झुग्गी झोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो डेवलप वहां पर होने लगी. तो शहर के अंदर भी क्या सिचुएशन क्रिएट होने लगी? एम्प्लॉयमेंट उनको जाते ही थोड़ी ना मिल रहा था, वो तो एक वो वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि स्लम्स बनने लगे, अनहाइजीनिक कंडीशन, मतलब जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने लगी शहर में भी. तो वहां पे भी वर्स्ट इफेक्ट हुआ. और क्या होता है कि जो हमने देखा कि 18th सेंचुरी के लास्ट 18th सेंचुरी में क्या हो चुका था? इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था. ठीक है,
तो जो शहर में, सिटीज और टाउन में रहने वाले लोग थे, दे हैव टू कम्पीट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स। अब जो टाउन्स में रहने वाले लोग थे वो क्या करते थे, टेक्सटाइल के काम के ऊपर ज्यादा डिपेंड थे। और वो किस तरीके से कपड़ा बुनते थे, या तो अपने घरों में हथकरघे से बुनते थे, या फिर छोटी छोटी वर्कशॉप उन्होंने लगा रखी थी अपनी। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो ये लोग जो टाउन के अंदर टेक्सटाइल का काम करते थे, वो मशीनों द्वारा बना हुआ जो कपड़ा आता था वो सस्ता होता था, उसके साथ कंपटीशन वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हर कोई चाहेगा कि जो मशीनों से बना हुआ सस्ता कपड़ा क्या होता है, सस्ता भी होता है और फाइन भी होता है, अच्छा भी होता है। तो क्यों महंगा कपड़ा खरीदेंगे जब उनको वही चीज अच्छी और सस्ती मिल रही है। तो इस तरीके से उनको कंपटीशन में आना पड़ा, मेनली टेक्सटाइल वालों के साथ, ठीक है, जो कि कहाँ से इंपोर्ट हो रहा था, इंग्लैंड से, क्योंकि उस टाइम तक यूरोप की दूसरी कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था। ठीक है, ये तो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन कि गांव में भी लोग परेशान थे, वो फ्यूडल सिस्टम से, जागीरदारी वाली प्रथा से परेशान थे, और शहरों में भी लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था। अगर वो गांव से, रूरल एरिया से माइग्रेशन करके सिटीज में गए तो वहां पे भी जो रहने की, खाने पीने की व्यवस्थाएं थी वो चरमराती चली गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है ये कि पॉपुलेशन में इंक्रीज की वजह से किस चीज की डिमांड बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी। अब फूड ग्रेन्स इतनी प्रोडक्शन हो नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं थी। एग्रीकल्चर मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ही डिपेंड था। तो कई बार अगर हेल हो जाती, पकी पकाई फसल खराब हो जाती, कई बार अगर ग्रोइंग की गई, सोइंग की गई है, ड्रॉट हो जाता तो वैसे तैयार नहीं हो पाती। इससे क्या होता था, शॉर्टेज हो जाती थी, हार्वेस्ट का फेलियर हो जाता और शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हो जाती थी। ठीक है, तो राइज इन फूड प्राइस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से फेलियर हो जाता है क्रॉप का, तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होती है। अब वो फूड ग्रेन की अगर शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, राइज इन फूड प्राइसेस होगा कि फूड ग्रेन्स जो है, खाने पीने की चीजें जो है, उनकी कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये भी क्या था, एक एडवर्स इफेक्ट था। अब उसी प्रोडक्शन के अंदर जितनी जमीन के ऊपर खेती की जा रही है वो तो लिमिटेड थी, उसको तो खींच के लंबा या चौड़ा नहीं किया जा सकता था कि एक्सटेंड किया जा सके। एग्रीकल्चरेबल लैंड तो फिक्स थी, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे भी सिचुएशन क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि ये दोनों सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, दोनों सिचुएशन मिलकर समाज के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि लोग रिवोल्ट्स पे उतर आते हैं, विद्रोह पे उतर आते हैं। ऐसा एक सीन क्या होता है कि 1848 के अंदर एक प्रॉब्लम एमर्ज होकर आती है, उभर कर आती है सामने। कहाँ की बात है, ये पेरिस की बात की जा रही है। ठीक है, फ्रांस के अंदर पेरिस की बात की जा रही है। क्लियर है? पेरिस क्या है, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, वहां पे आउटब्रेक ऑफ पीपल इन पेरिस मीन्स इतनी, ये एक तो रोजगार नहीं लोगों के पास, ऊपर से खाने पीने को नहीं मिल रहा है, तो परेशान होकर लोग एक दिन 1848 के अंदर, कौन सा टाइम कवर कर रहे हैं, 1830 से 1848, तो 48 वाले ईयर के अंदर वो जनता इतनी परेशान हो जाती है, पब्लिक, कि वो सड़कों पर उतर आती है। ठीक है, और लुई फिलिप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दोबारा से वो ओल्ड रिजाइम मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं वियना की संधि के बाद, तो लुई फिलिप को क्या बना दिया जाता है, दोबारा से हेड बना दिया जाता है। ठीक है, तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं पेरिस के अंदर। लुई फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली फ्रॉम हिज पोजीशन, वो दोबारा से अपनी गद्दी पर बैठा होता है, तो उसको फिर मजबूर कर देती है भीड़ उसकी पोजीशन छोड़ने के लिए, और उसको भागना पड़ता है पेरिस से। ठीक है, अब क्या होता है, नेशनल असेंबली के बारे में तो आप पूरी तरह से अवेयर हैं। थर्ड स्टेट ने जो बनाई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, रिकॉल करो, सारी हिस्ट्री अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में आएगी और क्लियर हो जाएगी। नेशनल असेंबली क्या करती है, प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, वो दोबारा फिर से फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर क्या घोषणा कर देती है, लोकतंत्र की घोषणा कर देती है। देखिए, पहले रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया था, फिर बाद में कंजर्वेटिव दोबारा से फॉर्म में आते हैं और वो मोनार्की सिस्टम को रीएस्टेब्लिश करते हैं वियना संधि के बाद में। ठीक है, और तब लुइस फिलिप को क्या बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। अब दोबारा फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि जो कैटेगरी थी पीजेंट्री वाली, पुअर पीपल, गरीब लोग,
उनके सामने वही सिचुएशन फिर दोबारा आ रही है, तो वो दोबारा फिर गलियों में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और लुई फिलिप को वो उसकी गद्दी से हटा देते हैं। फिर से नेशनल असेंबली रिपब्लिक डिक्लेयर कर रही है यहाँ पे, और किस चीज की गारंटी देती है? गारंटीड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल, जितने भी मेल लोग थे। देखिए औरतों को यहाँ पे फिर भी नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है? ऑल अडल्ट मेल। सफरेज मीन्स वोट डालने का राइट दिया जाता है, और वो भी 28 ईयर्स के जितने भी होते हैं मेल्स। ठीक है, अब की बात स्टेटस या पोजीशन या टैक्स पेइंग वाला कोई सीन नहीं होता है, एक्टिव सिटीजन वाला कोई सीन नहीं होता है। सभी मेल्स को जो कि 28 ईयर्स के एडल्ट होते हैं उनको वोट डालने का राइट दे दिया जाता है। और क्या प्रोमिस करती है नेशनल असेंबली? वर्क फॉर ऑल, कि सभी को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? काम प्रोवाइड किया जाएगा उनकी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। और इसके लिए क्या स्टेप उठाते हैं? नेशनल वर्कशॉप्स पूरी कंट्री के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर एस्टेब्लिश की जाती हैं, स्थापित की जाती हैं। तो ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और राइजिंग फूड प्राइस की वजह से कैसे मतलब जनता परेशान होकर सड़कों पर मजबूर हो जाती है उतरने के लिए, विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए, क्रांति करने के लिए। एक और इंसिडेंट दिया जाता है आपको यहाँ पे। विलहेल्म वोल्फ नाम के एक जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? जो समाचार पत्रों के अंदर, पत्रिकाओं में आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो वो विलहेल्म नाम के होते हैं। वो स्टोरी सुनाते हैं हमें वीवर्स की सेलेसिया के अंदर। सेलेसिया जगह का नाम है। अब सेलेसिया की क्या स्टोरी है देखिए। सेलेसिया के अंदर लगभग 18,000 फैमिलीज रहती हैं। मान लो कि एक ये विलेज है या एरिया है या टाउन है, कुछ भी लगा लीजिए। इसके अंदर 18,000 फैमिलीज कुल मिलाकर लोग यहाँ पर रहते हैं। और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? कि मेनली पीजेंट थे, और इनका काम धंधा ऑक्यूपेशन क्या था कि कॉन्ट्रैक्टर आते थे, टेक्सटाइल के कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो कपड़ा बनवाने का काम करते थे, वो इनको रॉ मटेरियल दे जाते थे, कच्चा माल दे के जाते थे, लाइक कॉटन हो गया या काता हुआ सूत हो गया, इस तरीके से। और ये जो पॉपुलेशन थी इसका लगभग 50% से अबव पोर्शन पॉपुलेशन की क्या करता था? वीविंग का काम करता था, मीन्स कपड़ा बुनने का काम करता था। अब वो पहले रॉ मटेरियल दे जाते और इनसे तैयार माल को ले जाते। लेकिन एकदम से जब हमने देखा कि ब्रिटेन के अंदर से तैयार माल मशीनों के द्वारा बना हुआ आ रहा था, तो जो चार्जेस इनको कपड़ा बुनने के लिए दिए जाते थे उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर। अब डिक्रीज करने की वजह से ये अपने खाने पीने के भी इनको लाले हो जाते हैं। पहले भी कोई बहुत ज्यादा नहीं दिया जाता होगा इनको, लेकिन फिर वो एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज करने की वजह से इनको बहुत परेशानी होती है। तो परेशान होकर ये पब्लिक क्या करती है, एक दिन जो कि टाइम होता है 4 जून का 1845 के अंदर, 1845 के अंदर 4 जुलाई को दोपहर के 2 बजे ये लोग क्या करते हैं, अपनी भीड़ इकट्ठा होती है और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर की तरफ ये जाते हैं स्ट्राइक के लिए। लेकिन वो इनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गाली गलौज देना और लाठियों के द्वारा, अपने लठैत के द्वारा इनको पिटवाना है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो क्योंकि मॉब भीड़ बहुत ज्यादा थी और गुस्से में थी, वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस जाती है, शीशे तोड़ देती है, पैनल तोड़ देती है, दरवाजे तोड़ देती है, जो पर्सिलिन से बने हुए सामान होते हैं, कीमती धातुओं से जो बने होते, सारा मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है उनके मेंशन को, विला जो होता है उनका। फिर कुछ एक भीड़ दो चार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसती है। तो उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाता है, दूसरे वाला भाग जाता है, पड़ोस वाले गांव में वो जाता है। लेकिन वो पड़ोस वाला गांव भी उनको शेल्टर देने से मना कर देता है कि इस तरह के आदमी ऐसे काम करते हैं, इतना एकदम से वेजेस मतलब डिक्रीज कर दिया। तो वो भी इसी कम्युनिटी के लोग थे, वो उसको शेल्टर देने से मना कर देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ जाता है, आर्मी के पास जाता है, और कुछ देर के बाद वो आर्मी के साथ वहां पर लौट के आता है जहां पर इनके मेंशन के ऊपर भीड़ ने हमला किया हुआ था, सिलेसिया के जो रहने वाले थे वीवर्स। तो उस मुठभेड़ के अंदर क्या होता है कि जो आर्मी आती है वेपन्स के साथ आती है और 6-7 वीवर्स को वहीं पर शूट कर देती है, मार देती है। तो बड़ी ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और यही चीजें आगे जाके जो समाज की जो सिचुएशन है उसके बारे में उसको मतलब और भी प्रोत्साहन देती है, सिचुएशन क्रिटिकल होती चली जाती है पूरे यूरोपियन समाज के अंदर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। आई थिंक आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपस में कैसे रिलेटेड है, कि हंगर से हार्डशिप आई और फिर रिवोल्ट कैसे हुआ। अब परेशान होता है इंसान, क्या नहीं करेगा, कुछ तो करेगा ही सही, और वही लास्ट हथियार होता है उसका कि गुस्से में बाहर ही निकल के
निकलेगा वो और क्रांति ही करेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिवोल्ट ऑफ लिबरलिस्ट को कवर करेंगे। हमने देखा कि पहले कंजर्वेटिव ने रिजाइन किया, फिर उदारवादी आए थे, उनका रिवोल्ट किस तरीके से होता है, कैसे वो प्रोसीड करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, and if you have not subscribed the channel, subscribe the channel and press bell icon also, and like and share also. Thank you.